हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। राइट, हम आज इसकी बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जिसने भी मेरे चैनल फैश टू कोचिंग एंड कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और आपको भी काफी अच्छी इंफॉर्मेशन वीडियोस के रूप में मिलती रहे। तो चलिए आज का हम वीडियो देखते हैं। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, इसका हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं। तो हिस्ट्री देखते हैं तो ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट पास कब हुआ था। तो ये एक्ट का आईडी है 196233 और ये एक्ट हुआ था 1962 में लागू हुआ था 15/9/1962। दैट इज 15th ऑफ सितंबर 1962 में ये हुआ था लागू। इसका पूरा नाम एटॉमिक एनर्जी 1962 है और ये एक्ट का काम ये था कि डेवलप करे, कंट्रोल करे और यूज करे एटॉमिक एनर्जी को ताकि लोगों का भला हो सके और कुछ शांति वाले प्रयासों के लिए। और इसी का एक एटॉमिक एनर्जी 1954 भी था। तो 1954 का एक्ट जो था वो ये कहता था कि एक सिंगल एजेंसी होगी, एटॉमिक एनर्जी कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ताकि वो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह डेवलप करे, प्रोड्यूस करे और सेफ्टी रेगुलेशंस वगैरह का ध्यान रखे सिविलियंस की। अब इसके तहत जो है एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस एक्ट के तहत एक बॉडी बनाई है जिसका शॉर्ट में नाम है AERB, मतलब एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। AERB बनाया है, स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई है 15 नवंबर 1983 को। राइट, तो ये बनाई है। अब हम देखते हैं ये क्या है। तो देखिए, ये जो एक्ट था 1962 में बना था, इसके बाद इसमें चेंजेस हुए हैं। एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट बिल 2015, इसको जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था। फिर उस टाइम के जो स्टेट के मिनिस्टर थे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के, मिस्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था 7 दिसंबर 2015 को। ये लोकसभा से पास हो गया था 14 दिसंबर 2015 को और राज्यसभा से भी पास हो गया था 23 दिसंबर 2015 को। राइट, तो अभी इसका जो नया वाला एक्ट है वो ये है एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट एक्ट 2015। लेकिन इसमें कुछ ज्यादा अमेंडमेंट नहीं हुआ है, इसका सिर्फ शॉर्ट टाइटल का नाम बदला है। जिसका कि अब नाम हो गया है द एक्ट में भी कॉल्ड द एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट एक्ट 2015, जिसको कि अब इस नाम से बुलाया जाए। और इसमें सिर्फ ये सेक्शन 2 अमेंड हुआ है और सेक्शन 14 में अमेंडमेंट हुआ है। इसके अलावा इसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं है, वही एक्ट है जो पहले था। 2 अमेंडमेंट्स के अलावा कोई अमेंडमेंट है नहीं। तो अब जो है हम इसका नॉर्मल वाला एक्ट देखते हैं। ठीक है, तो डिटेल्ड में यही वाला एक्ट चलेगा, इसी को पढ़ना पड़ेगा हमें। लेकिन इसमें सेक्शन 2 और सेक्शन 14 में अमेंडमेंट हुआ है। तो देखिए, हम शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट देख ही चुके हैं। डेफिनेशंस दे रखी इसमें एटॉमिक एनर्जी, फिसल मटेरियल, गवर्नमेंट कंपनी, मिनरल्स, नोटिफिकेशंस, प्लांट, प्रिस्क्राइब्ड इक्विपमेंट, प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस, रेडिएशन, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स है उसके बारे में बताया है। फिर नोटिफिकेशन है डिस्कवरी ऑफ यूरेनियम और थोरियम की। कंट्रोल ओवर माइनिंग और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस कंटेनिंग यूरेनियम। डिस्पोजल कैसे करना यूरेनियम का। फिर पावर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मटेरियल्स, प्लांट और प्रोसेसेस। फिर है पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन, power to do work for discovering minerals, compulsory acquisition of rights to work minerals। फिर 11 सेक्शन है compulsory acquisition of prescribed substances, minerals and plants। फिर compulsory acquisitions not sale, compensation in case of compulsory acquisition of a mine, novation of certain contracts। फिर कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो कि हम अभी इसमें भी देख चुके हैं आफ्टर सबसेक्शन 1। फिर 15th रिक्विजिशनिंग ऑफ एनी सब्सटेंस फॉर एक्सट्रैक्टिंग यूरेनियम और प्लूटोनियम, कंट्रोल ओवर रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। 17th स्पेशल प्रोविजंस एज टू सेफ्टी। 18th रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। 19th प्रिवेंशन ऑफ एंट्री इनटू प्रोहिबिटेड एरियाज। 20 special provision as to inventions। 21 principles relating to payment of compensation।
फिर 22 स्पेशल प्रोविजंस एज टू इलेक्ट्रिसिटी, 23 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948, 24 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, 25 offenses by companies, 26 the cognizance of offenses, 27 the delegation of powers, 28 the fact of other laws, 29 the protection of action taken in good faith, 30 a power to make rules, 31 a act binding on government, और 32 a repeal of act 29 of 48. तो आइए हम इस एक्ट को फिर से शुरू से एक बार देखते हैं डिटेल में। अब मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, सारे सेक्शंस पढ़ के बता दिए, अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। शॉर्ट टर्म कमेंसमेंट हम देख चुके हैं, डेफिनेशंस जो है हमें जिस लगेगी उस हिसाब से हम इसमें देख लेंगे। आगे देखते हैं जनरल पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें देखा जाए तो सारी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है, उन्हीं के पास पावर है वो प्रोड्यूस करे, डेवलप करे और यूज करे और डिस्पोज करे एटॉमिक एनर्जी की चीजों को। डिस्पोजल इज मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्टर में एक्सप्लोजन होता है या न्यूक्लियर एनर्जी की कुछ भी चीज होती है एटॉमिक एनर्जी की, तो उसका डिस्पोजल इज अ बिग इशू, और वो डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली नहीं होने की वजह से बहुत से हजार्ड्स क्रिएट होते हैं। और सबसे मेन प्रॉब्लम ये है इस इनमें न्यूक्लियर और एटॉमिक चीजों में कि जेनेटिकली चेंज कर देते इंफॉर्मेशन को, मतलब आने वाली पीढ़ियों की जो इंफॉर्मेशन है ना उसके जीन्स में जाके इफेक्ट कर सकती है। तो ये सबसे डेंजरस है। यू कैन चेंज द जीन्स ऑफ स्पीशीज इफ देयर इज एनी हैवॉक क्रिएटेड बाय द एटॉमिक थिंग्स, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इसकी सब बनाने के एटॉमिक चीजों की और रिसर्च वर्क करने की भी, और उन्हीं के पास पावर है कुछ खरीदने की, सामान को एक्वायर करने की, स्टोर करने की और ट्रांसपोर्ट करने की किसी भी तरह के प्रिस्क्राइब्ड रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को, और डिस्पोज करने की भी, मैन्युफैक्चर करने की भी, प्रोड्यूस करने की भी, मतलब सब तरह की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसमें है। ये कहता है सेक्शन 3। अच्छा, इसके हमने देखा था सेक्शन 2 में अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 2 में गवर्नमेंट कंपनी में थोड़ा चेंज हुआ है। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशंस में देखिए एटॉमिक एनर्जी एक्ट में जो ये 2 नंबर है सेक्शन 2, इसमें जो है गवर्नमेंट कंपनी, इसकी डेफिनेशन में थोड़ा चेंज है, जो कि हमने अभी देखा था एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट एक्ट 2015 में कि इसमें सेक्शन 2 में अमेंडमेंट हुआ, तो सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन है गवर्नमेंट कंपनी की उसमें थोड़ा चेंज हुआ है। जैसे अभी ये कहना है, पहले क्या कहना था, पहले का देख लेते एक मिनट। पहले ये कहना था कि गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी कहलाएगी जिसमें 51% से कम का शेयर होल्डिंग नहीं होगा, मतलब 51% कम से कम शेयर होल्डिंग होगा, ये गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। अब इसमें चेंज करके क्या करा, इफ नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो तो था ही सही, और अब ऐड कर दिया द होल ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय वन or more of the companies specified in subclause 1 and which by its articles of association empowers the central government to constitute and reconstitute its board of directors। और होल रहेगी अगर पेड ऑफ शेयर कैपिटल वो कोई एक या उससे ज्यादा कंपनी की तरफ से अगर रहेगी तो बोर्ड बना सकते हैं और बोर्ड को चेंज भी कर सकते हैं डायरेक्टर्स के, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेगी पावर रहेगी। तो ये चेंज एक तो हुआ है। उसके बाद ये हम डिस्कस कर चुके हैं 3 जनरल पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर अभी 4 और 5 एचएससी के हिसाब से इतने काम के नहीं है। नोटिफिकेशन ऑफ डिस्कवरी ऑफ यूरेनियम और थोरियम, मतलब अगर आपको कहीं भी यूरेनियम थोरियम का कुछ मिलता है, कुछ भी चीज या कुछ भी इंडिया में, तो आपको उसको नोटिफाई करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। फिर कंट्रोल है माइनिंग के ऊपर, जिसमें कि यूरेनियम है अगर वो निकलता है माइनिंग में या उसका कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन निकलता है तो उसका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। डिस्पोजल करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसकी अथॉरिटी है और उसे नोटिस देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी इसके लिए। इसमें जो हमारे काम का है सेक्शन वो है स्पेशल प्रोविजंस एज टू सेफ्टी, सेक्शन नंबर 17, और इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। सेक्शन 14 में अमेंडमेंट हुआ था। तो अब हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी कोई भी प्रेमाइसेस या जगह जहां पे रेडिएटिव सब्सटेंस मैन्युफैक्चर हो रहा है, बन रहा है, माइन हो रहा है,
ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसका स्टोर कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं कोई जनरेटिंग प्लांट में, इक्विपमेंट में या अप्लायंस में, तो कुछ रूल्स बनाए हैं जिससे कि ताकि लोग वहां पे जो काम कर रहे हैं पर्सन्स, उनकी हेल्थ और सेफ्टी इंश्योर हो, उनको इंजरी ना हो, ठीक है, और किसी तरह से भी वो रेडिएक्टिव सब्सटेंस को इंजेस्ट ना कर ले, मतलब उनकी स्किन में ना चले जाए या वो उसको खा ना ले। तो ठीक है, रेडियोएक्टिव वेस्ट जो भी प्रोड्यूस होगा उसको भी सिक्योर करना पूरी तरह से, और उसका डिस्पोजल सेफ्टी से करना। वहां पर जो भी पर्सन काम कर रहा है उसकी उस प्रेमाइसिस में उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देना कि इतना क्वालिफाइड होना चाहिए तो आप उसको इस पोस्ट के लिए रखिए, इतने घंटे काम पे रखिए, कितनी लीव्स देना है, कितनी मेडिकल एग्जामिनेशन कब कब करवानी, ये सब प्रिस्क्रिप्शन उसमें दिया है। और इस तरह के रूल बनाना जहाँ पे अगर वहां पे कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हो, अल्ट्रेशंस हो रहे हो, कुछ इरेक्शंस वर्क करने हो, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट डिसाइड करना, ये सब है। और फिर सेक्शन 2 इसी का ही कह रहा है, सब सेक्शन 2, द सेंट्रल गवर्नमेंट में एज रिस्पेक्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी रेडिएक्टिव सब्सटेंस और एनी प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस specified by an order issued under this act as being dangerous to health, make such rules as appear to be necessary to prevent injury being caused by such transport to the health of persons engaged therein and other persons। देखिए इसका सब सेक्शन 2, सेक्शन नंबर 17 स्पेशल प्रोविजंस एज टू सेफ्टी का सब सेक्शन 2 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं कि जो भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हो रहा हो उसके बारे में, जो भी प्रिस्क्राइब सब्सटेंस है जो कि ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, अगर वो हेल्थ सेफ्टी के लिए डेंजरस है तो उसके लिए रूल्स बनाए ताकि वो प्रिवेंट कर सके इंजुरी को जो ट्रांसपोर्ट से हो रही है। और इसका सब सेक्शन 3 कहता है रूल्स मेड अंडर दिस सेक्शन मे प्रोवाइड फॉर इम्पोजिंग रिक्वायरमेंट्स, प्रोहिबिशंस and restrictions on employers, employed persons and other persons। और जो रूल्स बनाए जाएंगे वो इम्पोज करे जा सकते हैं, रिक्वायरमेंट, प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्शन, उसके बारे में ये रूल कहेगा जो कि वहाँ काम कर रहे हैं, जिसने काम पे रखा है, और दूसरे लोगों पे भी ये रूल लागू रहेगा। और जो भी पर्सन, इसका सब रूल 4 कहता है कि जो भी पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑथोराइज किया गया है उसे अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, अथॉरिटीज को उसको उसकी अथॉरिटी दिखानी पड़ेगी, और वो जितने भी रीजनेबल आवर्स प्रेमाइसिस में है, उसके व्हीकल है, कोई वेसल है, एयरक्राफ्ट है, तो वो सब भी इस रूल में कवर होंगे। फिर इसका सब सेक्शन 5 कहता है कि अगर कुछ कॉन्ट्रावेंशन आता है, मतलब कुछ भी और ऐसी स्थिति आती है, परिस्थितियां आती हैं कॉन्ट्रावेंशन वाली, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट्स है कि वो क्या कर सकते हैं, क्या डिसीजन ले सकते हैं ताकि किसी तरह का प्रॉपर्टी या पर्सन लाइफ को डैमेज ना हो और रेडियोएक्टिविटी का कंटेमिनेशन भी ना फैले। इसको ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द राइट टू टेक द डिसीजंस। प्रीमाइसेस को सील करना है, उस व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट, किसी भी चीज को सील करना है, वो सब डिसीजन उनके पास रहेगा। फिर एक इसमें 18th आता है रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है कि आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन कहीं पर डिस्क्लोज नहीं करेंगे, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट हो, ड्राइंग हो, फोटो हो, आपका प्लान हो, मॉडल हो, कुछ भी तरह में जिसमें कि हम बता रहे हैं एटॉमिक एनर्जी के बारे में, उसके प्लान के बारे में, उसके यूज के बारे में, इस तरह का किसी तरह की इंफॉर्मेशन को आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। फिर 19 नंबर का इसमें सेक्शन कहता है प्रिवेंशन ऑफ एंट्री इनटू प्रोहिबिटेड एरियाज। सेंट्रल गवर्नमेंट ये ऑर्डर रिलीज कर सकती है कि कौन उस एरिया में जाएगा, किसकी एंट्री है, परमिशन के बिना नहीं जाना है, कौन से एरिया को प्रोहिबिटेड बताया गया है, और उस एरिया के आपने स्केच बना सकते हैं, ना पिक्चर ले सकते हैं, ना फोटो ले सकते हैं, ना ड्राइंग ले सकते हैं, ना मैप ले सकते हैं, ना डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, नथिंग यू कैन टेक। फिर इसमें सेक्शन नंबर 22 है स्पेशल प्रोविजंस एज टू इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बिजली के लिए भी अलग से प्रावधान है, जैसे कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 1948 के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है। एक नेशनल पॉलिसी बनाया जो कि साउंड हो एटॉमिक पावर को लेके, और इस तरह की पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करा जाएगा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी सीईए के साथ, जिसके कि मैंने बहुत से वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, उसकी अलग से प्लेलिस्ट भी है। इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन चेकलिस्ट एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की प्लेलिस्ट है जिसमें आप जाके इसके वीडियोस देख सकते हैं। और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह मिलकर इस तरह का एक्ट बनाए कि पावर्स के साथ मतलब इंक्लूड होके, इलेक्ट्रिसिटी के साथ इंक्लूड होके जो इलेक्ट्रॉनिक पावर है उसका अच्छे से इस्तेमाल हो, और एक नेशनल पॉलिसी भी बने इसके लिए ताकि रेट फिक्स रहे,
जो कि एटॉमिक पावर स्टेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के जैसे हाइड्रो प्लांट्स होते हैं वैसे न्यूक्लियर प्लांट्स भी होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, तो उसके रेट फिक्स करने के लिए तो और इलेक्ट्रिकल बोर्ड के साथ अरेंजमेंट्स करने के लिए जो भी है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सीए रेगुलेशंस, इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स, इन सब के साथ जो है वो सब अल्टीमेट पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है इन सबको गवर्न करने का, पॉलिसी वगैरह बनाने का। फिर इसमें जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स के काम का सबसे मेन पॉइंट है वो है सेक्शन नंबर 23, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। Notwithstanding anything contained in the Factories Act 1948, the authority to administer the said act and to do all things for the enforcement of its provisions, including the appointment of inspecting staff and the making of rules thereunder, shall vest in the central government in relation to any factory owned by the central government or any authority or corporation established by it or a government company and engaged in carrying out the purposes of this act. इसमें ये कहा है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में जो भी चीजें कही गई है वो भी पूरी तरह से पालन होनी चाहिए, और उसके इन्फोर्समेंट के लिए उस एक्ट के इन्फोर्समेंट के लिए जो भी प्रोविजंस करने पड़ेंगे, जो भी इंस्पेक्टिंग स्टाफ जो भी है आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, उसके अंडर जो भी आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे। फैक्ट्री अगर आप लगा रहे तो फैक्ट्री के रिगार्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन से फैक्ट्रीज एक्ट में जो चीजें कही गई है फैक्ट्री के लिए वो सब भी आपको करनी पड़ेगी, भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी में आता हो तो भी। फिर इसका सेक्शन नंबर 31 एक्ट बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट, ये एक्ट जो है गवर्नमेंट की बाइंडिंग उसमें आता है और रिपील हो गया है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1948 भी एक था जो कि अब रिपील हो गया इस एक्ट के आने के बाद, इस ईयर बार रिपील ऐसा लिखा है। राइट फ्रेंड्स, तो ये था एटॉमिक एनर्जी 1962 और एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट एक्ट 2015 जो कि हमने अभी डिस्कस करा। होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।